हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी अहम डेवलपमेंट्स चल रही है। एक तो ये है कि कतर के हवाले से जहाँ पे इंडियन नेवल ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस की सज़ा दी गई है। उस हवाले से हिंदुस्तान देख रहा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या-क्या जा सकता है और इसके साथ-साथ मतलब कानूनी तौर पे क्या चीज़ें इन द लॉ में रहकर क्या चीज़ें पॉसिबल है, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और सुना है कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो बड़ी परेशान हैं उन ऑफ़िसर्स की हिंदुस्तान में रहती हैं या फिर पता नहीं कतर में जहाँ पे भी रहती हैं, लेकिन दे आर वरीड अबाउट देयर लव्ड वन। यकीनन ये उनके शकूक व शुबहात या उनका खौफ बजा है। इसके साथ-साथ एक चीज़ और हुई है। केरला स्टेट है हिंदुस्तान का, वहाँ पे सुना है कि जीव साइट के करीब कुछ ब्लास्ट वग़ैरह हुए हैं, कन्वेंशन सेंटर था। क्या है इसके पीछे मतलब इज़राइल वर्सेस फ़लस्तीन फैक्टर है या कुछ और है? इस हवाले से भी बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar bhai. Thank you for inviting me. It's a pleasure. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि इस वक़्त जो कतर में लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं, कुछ लोग ये भी कहते थे कि यार कतर हमारे मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है, हम उनको ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। हालाँकि मुझे लगा कि शायद ये बात गलत है। उसकी वजह ये नहीं कि कतर हिंदुस्तान के बराबर मुल्क है या छोटा है, बहुत छोटा मुल्क है। मतलब मैंने तो खुद नहीं इतना कोई देखा हुआ, लेकिन कहते हैं कि शायद हमारे और आपके किसी 1-2 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के इतना टोटल कतर है। दोहा से बाहर निकले तो कतर खत्म हो जाता है। नो डाउट मतलब हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसमें शायद डिप्लोमेसी या फिर बाकी चीजें आपकी बैकफुट पे आ जाती हैं। यहाँ कतर में भी ऐसा कुछ है या हिंदुस्तान कहता है कि यार हम सऊदी अरेबिया के जरिए, यूएस के जरिए या किसी ईरान के जरिए, क्योंकि ईरान के साथ भी इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, उनके जरिए हम अपने लोगों को निकलवा लेंगे, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए फकर भाई, हम निकलवा लेंगे नहीं निकलवा लेंगे, ये तो जी। आज की डायनेमिक्स में आज जो इंटरनेशनल डायनेमिक्स चल रहा है, इट्स अ टफ क्वेश्चन। क्योंकि आप निकलवाएंगे कैसे? जी। अगर आप एक रूल ऑफ लॉ बेस्ड कंट्री हो और इन्होंने कोई गलत काम किया है तो आप उनको सजा दो, फिर हम क्यों निकलवाएंगे उनको? अगर फाइन। मैं जा करके, भले ही मैं गवर्नमेंट का ऑफिसर हूं, मैं जा करके किसी देश में उनके नियमों का उल्लंघन करता हूं, उनके यहाँ स्पाइंग करता हूं, सबोटाज की सबोटाज की एक्टिविटी करता हूं, तो ठीक है। एक मिनट। जी। बिल्कुल सही है आपकी ये वाली बात, क्योंकि हर कंट्री का अगर हम बात करें तो लॉज रेगुलेशंस होते हैं। हिंदुस्तान के अपने होंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तो खैर बहुत मिलते हैं, लेकिन अरब दुनिया के जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। जी, डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे। जी देखिए, सारी मैं वही कह रहा था कि अगर आपको पता हो कि क्या हुआ है तो एक रिकोर्स ले आदमी। अब आपको पता ही नहीं है, आपने 8 बंदे उठाए, उनको आपने इट्स एन एब्डक्शन, इट्स एन एब्डक्शन बाय ए स्टेट। किडनैपिंग और क्या होती है? कल को कोई 4 लोग जो हैं, जो गुंडे हैं, वो आकर के अगर किसी स्टेट को टेक ओवर कर ले और कहें कि हम ही लॉ हैं। भाई, लॉ हुँ। का मतलब है देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स बिहाइंड और थ्रू व्हिच द लॉ फंक्शंस। जी। उसमें एक है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। कोई भी लॉ, क्रिमिनल लॉ में खासकर, कुछ चीजें बहुत नियमता होती है, और अगर नहीं वो क्रिमिनल लॉ में प्रेजेंट है तो ये जो भी रूल ऑफ लॉ बेस्ड कंट्रियां हैं, उन्होंने उन लॉज को स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि ये हुँ। क्रिमिनल लॉ होने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके बेसिक एलिमेंट्स नहीं है इसमें। जैसे अगर आप किसी को सरप्राइज दे दे, क्रिमिनल लॉ में सरप्राइजेस अलाउड नहीं है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, मैं यदि कोई काम कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये काम अगेंस्ट द लॉ है या विद इन द लीगल जुरिस्डिक्शन है। तो पॉइंट ये कि ये क्या हुआ है, अब आप बताइए, हम कैसे छुड़वाएं उनको? अगर स्टेट एबडक्ट करके और एक क्या नाम है, गैंग लॉर्ड्स की तरह बात करे कि हम तुम्हें ये नहीं बताएंगे हमने क्यों पकड़ा, हम बस फांसी की सजा दे देंगे, चार्जेस भाई पब्लिक कर दो। हमारे यहाँ तो जब कसाब भी आया, हमने पब्लिक ट्रायल किया उसका। कोई उसमें ये नहीं हुँ। कि बस पकड़ लिया तो गोली मार दो। पब्लिक ट्रायल किया भाई, तुम जो भी तुम्हारे पास है कहने का, दुनिया को बताओ तुम, सो दैट द वर्ल्ड कम्स टू नो कि व्हाट स्टोरी डू यू हैव, कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है दुनिया जान जाएगी। अब इसको अब आप बताइए क्या कहें हम? एक स्टेट है,
आप उस स्टेट की कुछ एक, अब चाहे, क्योंकि अंडर आर्टिकल 2 क्लॉज 1 ऑफ द यूएन चार्टर, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर साइज एवरी स्टेट इज इक्वल एंड सॉवरेन। अब आप स्टेट हो, आपने स्टेट की जो कुछ प्रिविलेजेस हैं उसका फायदा उठाया, आपने 8 लोगों को उठाया और कहा कि अब इनको हम सजाए मौत दे रहे हैं। उनको चार्जेस नहीं पता है, उनकी फैमिली को चार्जेस नहीं पता है, उनकी फैमिली को ट्रायल के बारे में नहीं पता है, आपने उनको क्या लीगल काउंसिल दिया ये नहीं पता, कोर्ट कौन सी थी ये नहीं पता, किस लॉ के अंडर में दिया ये नहीं पता। इसको आप क्या कहेंगे? ये क्रिमिनल सैंक्शन है। अब ऐसे को बचाने के लिए अगर हमारा कोई जो सिटीजन है वो कहीं फंस गया हो तो हम किससे बात करें? बिकॉज की स्टेट इज बिहेविंग लाइक बनाना रिपब्लिक। वो कह रहा है हम कुछ बताएंगे नहीं, हमने कर दिया, अब जाओ तुमको जो करना है करो। भाई हम डिप्लोमेसी करें, हम आपसे लड़ाई करें, हम आपसे लीगली फाइट करें, क्या करें? हमें तो ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा। अगर मान लीजिए एक लेजिटिमेट फेयर ट्रायल होता तो हम अपील में जाते, दुनिया के सामने वो ट्रायल की जजमेंट होती, दुनिया उसको स्क्रूटनाइज कर लेती कि ये जजमेंट है, ये विटनेसेस है, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके आधार पे दिया गया। कुछ है ही नहीं जी। तो अब कतर से हम क्या उम्मीद करें कि कतर हमारी बात, वो अगर वो इस्लामिक जिहाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो बनाए। अगर वो ये बेसिस है कि आपने हमास को सपोर्ट क्यों किया, या आप कोई भी हमारा इंटरनल मैटर हो रहा है उसमें आप कूद पड़ रहे हो, आपने फीफा का वर्ल्ड कप करवाया उसमें आपका स्टार जो गेस्ट था वो क्या नाम है ये, जी बिल्कुल, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाकिर नाइक, हाँ बिल्कुल। मैसेज दे रहे हो आप दुनिया को। भाई 2-2 कंट्री, 3-3 कंट्री में वो आदमी प्रीचर जो है वो बैंड है फॉर इंसाइटिंग। और आपको अगर ईस्ट के बारे में कोई बोले और आपको इतना कष्ट होता है तो जाकिर नायक ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हिंदुओं के ईस्ट के बारे में बुरा भला बोलने की। तो आपने तो जब नुपुर शर्मा वाला स्टेटमेंट आया था उसमें कतर सबसे पहले कूद के आ गया था कि भाई तुमने कैसे कर दिया हमारे जो वो हैं प्रॉफिट, उनका बेइज्जती। तो ये जो है क्या नाम है जाकिर नायक, ये तो सरेआम गणेश जी का और दूसरे लोगों का ये वो करता है, क्रिटिसिज्म करता है, और तुम उनको अपना स्टेट गेस्ट बना रहे हो। तो तुम दूसरों की रिस्पेक्ट मत करो। अल जजीरा एक टीवी चैनल है या प्रोपोगेंडा चैनल है वो भगवान ही जाने जी। तो पॉइंट ये है फकर भाई, आप बताइए कि अगर आप एक महजब देश है, सिविलाइज कंट्री है, सभ्य देश है, आप क्या करेंगे? आपके पास लीगल रिकॉर्ड्स बचा ही नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या करना है, कहां जाएं, किसके पास जाएं, अपील करें तो किस ग्राउंड पे करें, कुछ नहीं पता आपको। डिप्लोमेसी का भी कोई चांस नहीं है क्योंकि इजराइल की वजह से सारे संबंध खराब हैं। कतर को तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने पिछले साल ब्लॉकेट करके उनको बैन किया हुआ था बिकॉज उनको कहा था ये टेरर फाइनेंसिंग की कंट्री है, ये टेरर फाइनेंस करते हैं। तो अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन हो सकता है? फोर्स यूज करें हम, बिकॉज कि बाकी तो कोई आपने छोड़ा ही नहीं है। आप ईरान के साथ खड़े हो, ईरान कह रहा है इस समय तो कोई बात करने के मूड में नहीं है। अब इंडिया का स्टैंड क्लियर है, हम हमास को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बात खलब, हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, पैलेस्टीनियंस को उनका हक मिलना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। लेकिन आप बोलो कि हम हमास को कंडेम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। कल के यूएन जनरल असेंबली में भी ये बात हमने दिखा दी कि हम हमास के कोई भी, अगर हमास को आप कंडेम नहीं करोगे तो वैसे किसी भी इंटरनेशनल मैकेनिज्म का हम पार्ट नहीं बनेंगे। जी बोले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपको लगता है कि हमास वाले इशू के ऊपर ये हुआ है या इसकी कोई और रीजंस हैं? आपने कहा कि बताया नहीं गया कि चार्जेस क्या थे। यकीनन अगर किसी और कंट्री के लोग होते हैं तो बताया जाता है, जो हो मतलब जो जिस कंट्री से बिलोंग करता है सिटीजन, उसको भी बताया जाता है, और जिसमें होता है, जिसमें सजा दी जाती है, तो वहां पे भी ये बात क्लियर होती है। लेकिन आपको पता है डॉक्टर साहब कि अरब दुनिया का थोड़ा सा एक अलग तरह का सिस्टम लगता है। मैं शायद 2-3 दफा ये बात शो में कर चुका हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के ड्रग्स के हवाले से रिकॉर्ड पहले बहुत खराब था, अब थोड़ा सा शायद मैं कहता हूँ बेहतर हुआ है। सऊदी अरेबिया में वहां पे वो नहीं छोड़ते। एक ऐसा केस भी हुआ था, जो मेरे इलाके का रहने वाला एक लड़का था और उस बेचारे को कख नहीं पता था, न उसने ऐसा कुछ किया था, और बस वो एंड पे जाके कहते जी आपने ये फला बंदे को पता नहीं कत्ल किया हुआ है, और उसके सारा कुछ मिलता था। और वो तो भला हो, उसकी पता नहीं किस्मत थी कि एंड पे जिस वक्त उसको उसकी बारी आनी थी थोड़ी देर में, जुम्मे वाले दिन, तो कहते कि वो अरब आया जिसके भाई को या पता नहीं बेटे को किसी ने कत्ल किया था, और उसने कहा ये मेरा कातिल नहीं है, तो वो बेचारा बच गया, और उसके बाद वो सऊदी अरेबिया पे नहीं गया। तो एक तो ये वाली चीज, मतलब इस तरह की चीजें भी होती हैं कि आप क्या करें। लेकिन यकीनन
फ्रंट पे हिंदुस्तान मेरा नहीं ख्याल कि इसको मतलब छोड़ देगा इस चीज को या फिर चुप करके बैठ जाएगा। तो क्या क्या ऑप्शंस कर सकता है, क्योंकि अगर हम देख लें तो ईरान के साथ भी इनके सिस्टम ठीक है, चाइना के साथ भी सही है, यूएस के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है कातर, तो उनके जरिए कुछ प्रेशर डाला जा सकता है या कुछ निगोशिएट किया जा सकता है। देखिए इसके दो, अगर आप एक एकेडमिक डिबेट करें तो दो तरीके हैं, डिप्लोमेटिक और लीगल। तो राइट। एक क्रिमिनल ट्रायल क्या होता है? क्रिमिनल ट्रायल की किसी भी महजब देश में, सिविलाइज्ड देश में, ऐसे जी नहीं कि मनमानी कर रहे हो और उसको बोलो कि ये बस जी। हमारा देश का कानून है, ऐसे नहीं हो सकता। मनमानी को और रूल ऑफ लॉ नहीं कहा जा सकता। आर्बिट्रेरीनेस कैन नेवर बी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मस्ट लीड टू सर्टेन एंटिसिपेशन, या सर्टेन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हमारे बिहाफ पे। लॉ सरप्राइजिंग या नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ हमेशा एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, फ्रीडम जो है वो नेचुरल कंस्ट्रक्ट है, नेचुरल गिफ्ट है। अब आप ये सोचिए ट्रायल प्रोसेस क्या होता है क्रिमिनल ट्रायल का, सारी दुनिया में इसको फ्री एंड जी। फेयर ट्रायल का क्या बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड है? नंबर वन, आप किसी को अरेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप उसको चार्जेस बताएंगे, ठीक? बिल्कुल बिल्कुल। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को बताएंगे। यदि वो आदमी किसी दूसरे कंट्री का, उसके फैमिली को लेटर जाएगा, वो अपनी फैमिली से बात करने का इंटाइटल्ड है, उसके लेटर में उसकी फैमिली वालों को बताया जाएगा ये चीज है। वही लेटर काउंसुलेट में भी जाएगा, काउंसुलेट में बताया जाएगा कि भाई ये आदमी आपका जो है आपके देश का पकड़ा गया है, इसके अगेंस्ट में ये चार्जेस हैं। काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा ताकि उसको कोई, अगर वो उतना गरीब है नहीं अपने आप को डिफेंड कर सकता, तो जो कमिश्नर है इंडिया का अब्रोड, वो उसको जो है रिक्वायर्ड असिस्टेंस प्रोवाइड जी कर जी। सके। उसके बाद उसकी ट्रायल शुरू होगी। ट्रायल में उसको चांस दिया जाएगा विटनेसेस हम्म। को एग्जामिन करने का, क्रॉस एग्जामिन करने का, एग्जामिनेशन इन चीफ करने का, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये सब चीजें ऑन पेपर में होंगी। उसके बाद इनको पेरियूज करते हुए, दोनों साइड को सुनते हुए, जज साहब एक जजमेंट देंगे जो विद इन 24 आवर्स दोनों पार्टी को अवेलेबल किया जाएगा। ये है हम्म क्रिमिनल ट्रायल। इसमें बेल नहीं है। ये बेल हम्म। इज द फर्स्ट थिंग। बेल क्यों नहीं दी इनको? तुमने इनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में क्यों रखा हुआ है? सॉलिटरी कंफाइनमेंट हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉलिटरी कंफाइनमेंट राइट टू लाइफ का वायलेशन है। व्हाई आर यू कीपिंग देम इन सॉलिटरी कंफाइनमेंट? कुछ नहीं पता है। ओके। अगर आपने कोई स्पाइंग किया है, डिस्ट्रक्टिव चीजें की है, ये तो दुनिया को सामने दिखाना चाहिए, देखो इंडिया इतना घटिया देश है, ये बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वो कहा है वो सब चीजें। ऐसे तो कल को किसी को भी पकड़ लो, हम कल को 8 कतरी पकड़ लो, बोले कि इनको अब ये लटका दो, ये यहाँ पे रिलीजियस टेररिज्म करने आए थे। ये कहाँ चलेगा? देखिए कतर की को समझ में नहीं आ रहा है, ये 10 साल का खेम है पेट्रोल डॉलर, और 10 साल बाद जब ये पेट्रोल डॉलर खत्म होगा तो ये वापस से उसी जिसे कह दीजिए सैंड एज में जाएंगे। बालू के अलावा कुछ अच्छा नहीं है वहां पे। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि मतलब एक तो आप मुझे डिप्लोमेटिक फ्रंट वाली भी बात बता दें, कंप्लीट कर लें, और दूसरा ये मुझे बता दीजिएगा कि एक साल पहले जब उनको पकड़ा था तो उस वक्त मतलब इंडियन गवर्नमेंट या फिर वहां के फॉरेन ऑफिस, क्योंकि बड़ा एक्टिव रहता है, हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, और वैसे भी डॉक्टर जयशंकर साहब काफी एक्टिव रहते हैं, 24/7 जैसे काम कर रहे हो, तो उस वक्त भी कोई कांटेक्ट तो हुआ होगा कि वहां पे कुछ पता चला था कि ये, और ये मुझे जहां तक लगता है तो मतलब मेरे लिए खुद बड़ा हैरान कुन था, मैंने शायद आपको या पता नहीं किसी और दोस्त को बता रहा था कि मेरे लिए खुद हैरान कुन था कि इस तरह की सजा हो सकती है। तो इंडियन फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया कि यार हमारे हमें बड़ा सदमा पहुंचा और हम बड़े हैरान हुए कि इस तरह की चीज हुई है। कतर ने फीफा का वर्ल्ड कप करवाया, 800 इंडियन मर गए, क्या कर लिया था इंडियन डिप्लोमेट्स ने? दुनिया ने क्या कर लिया? पाकिस्तानी कितने उसमें मर गए स्वेल्टरिंग हिट में, हाँ कितने बिल्कुल क्या कर सही लिया कह रहे हैं, किसी ने? जी बिल्कुल एग्री। नेपाली मर गए, बांग्लादेशी मर गए, जी क्या किया बिल्कुल किसी दुनिया ने? बिल्कुल। वो तो कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता है। उनको वर्ल्ड कप का ना, वो जी वो इंसान को कुत्ते से भी नीचे ट्रीट करते हैं। जो वर्किंग कंडीशन थी, कई कंट्रीज ने कहा कि कतर के फीफा का वर्ल्ड जो इवेंट हो रहा है उसको बाइकआउट करो, क्योंकि यस जिन मजदूरों के हाड़ पसीने पे ये खेल हो रहा है, वो सीधा सीधा मौत का वो है, कुआं है। गेम हुआ, कुछ नहीं किया दुनिया ने, बिकॉज दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से इंडिया के साथ इनकी बातचीत रही होगी, इंडिया ने इन्वॉल्व किया होगा कई लोगों को कि भाई आप बात करें, वो बात करें, और दुनिया आगे बढ़ फाइन रही थी, तो हो सकता है कि पेस कम हो गया, इन्होंने कहा गया ठीक है ओके वेट कीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर है, अब उसके बाद छोड़ देंगे, ये कर देंगे। अब क्या हुआ क्या नहीं तो कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बिकॉज की इंडिया ने कोशिश तो की होगी, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए मैं यकीनन जो बताता हूं, दूसरा बिल्कुल ऑप्शन इंडिया के पास है, और इसके जी कई हैं केसेस हैं, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा इंडिया जी का, बिल्कुल आईसीजे। आईसीजे, जो कि कुलभूषण जाधव के केस में था। और मैंने कुलभूषण जाधव के बिल्कुल केस में भी लिखा था ये बात, क्विंट में लिखा था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड भी नहीं किया था कि इनको जाना है। मैंने कहा था आप इमीडिएटली जाइए और आपको रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ उनको मिला।
इसमें भी रिलीफ बिल्कुल। मिलेगा अगर ये कतर इंटरनेशनल लॉ को या किसी भी तरीके के लॉ को मानना चाहते हैं। तो ऑप्शन है, एक लीगल ऑप्शन है आईसीजे, इसके अलावा कोई लीगल ऑप्शन नहीं अगर है। ये नहीं इंटर मानेंगे तो क्या हो सकता है फिर? मतलब अगर कुछ आईसीजे नहीं, के कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अंडर आर्टिकल 65 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जी, स्टैट्यूट जी। और आर्टिकल 95 या 96 ऑफ द यूएन चार्टर, दो दो चीजें हैं। जी, आईसीजे का एक अलग ट्रीटी है, यूएन चार्टर का एक अलग ट्रीटी है। ऑल्दो अलग ट्रीटी आईसीजे है, यूएन बिल्कुल। का ही पार्ट है, लेकिन यूएन चार्टर का एक एनेक्स है। एनेक्स को कहते हैं आईसीजे स्टैट्यूट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट। ओके। उसमें क्या है कि अगर आईसीजे ने कोई डिसीजन दिया है तो उसको वो सिर्फ दोनों पार्टी के बीच में बाइंडिंग होता है, उसकी कोई जो है प्रेसिडेंट वैल्यू नहीं होती, यानी दूसरे के ऊपर वो लागू नहीं होगा कि कोई बाद में कह देखिए आप ये लॉ बना चुके हो तो हमारे ऊपर भी लॉ होगा, ऐसा नहीं। तो पार्टी टू पार्टी, केस टू केसेस वो डिसाइड करते हैं। उसमें यह है कि यदि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई डिसीजन देगा, उस डिसीजन को इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल पे। सिक्योरिटी हुँ, काउंसिल कुछ नहीं करेगा, आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल के पास कख नहीं है, कुछ नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल एक पेपर पे एक डॉक्यूमेंट, एक इदारा है, कुछ नहीं है। यूनाइटेड नेशन मींस नथिंग, टू बी ऑनेस्ट। हुँ, जो भी पावर हुँ, है वो या तो यूएस के पास है या रशिया के पास है। ये लोग यूनाइटेड नेशन एक सो पीस की जगह है जहां पे कि लोग मिलते हैं और वो हालांकि यूनाइटेड नेशन ने कई बहुत अच्छी चीजें अचीव की हैं और अभी भी एक रिलेवेंट बॉडी है, मैं बिल्कुल मानता सही। हूँ। बट वो राइट, वॉर के मामले में आज की डेट में वो इट्स एन एब्जेक्ट फेलियर। यूक्रेन का वॉर राइट। हो रहा है 1.5 साल से, कहाँ है यूएन? कुछ नहीं कर बिल्कुल ठीक। पाएगा। बिल्कुल सही। इजराइल हमास में वॉर हो रहा है, क्या किया यूएन ने? कुछ नहीं। कल जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन पास किया। आर्टिकल 25 ऑफ द यूएन चार्टर हुँ, सेज दैट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल। जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जा नहीं रहा है, और तुम यूएन जनरल असेंबली में जा रहे हो जिनकी की हुँ, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और आपके हुँ, दर्शकों को ये बता दूं, जनरल असेंबली के रिजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस ओके, बाइंडिंग होते हैं, वो उसका फिर लीगल सही, कॉन्सिक्वेंस होता है। आप अगर ओके, जनरल असेंबली से कोई रिजोल्यूशन पास करा लीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट्स सही। इट्स नॉट इवन अ सॉफ्ट लॉ। तो पॉइंट ये है कि अब सिक्योरिटी काउंसिल जो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता था, उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म है आर्टिकल 27 यूएन चार्टर में, वो मैकेनिज्म बड़ा ही हुँ, फ्लॉड है, जिसमें कि P5+4 वोट चाहिए होते हैं किसी भी सब्सटेंटिव मैटर को पास कराने के लिए। एनीवेज, पॉइंट ये है कि फकर भाई, इंटरनेशनल लॉ में यही ऑप्शन है आईसीजे। म्यूनिसिपल ओके, लॉ में दो ऑप्शन है इनके पास। एक तो ये कि ये अपील में जाए, कतर के लीगल सिस्टम के अंदर में हायर कोर्ट में अपील करें। दूसरा कि ये कतर के जो राजा है उससे बात करें और वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करके माफी दे दे। जैसे हमारे यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जो हुँ, पावर ऑफ पार्डन कहते हैं उसको, माफी देने का पावर वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति हर साल 15 अगस्त में कई लोगों की सजा कम कर देते हैं, कई लोगों बिल्कुल, को माफ कर देते हैं, कई बिल्कुल, लोगों को सजा पाकिस्तान देते में हैं। भी करते हैं, बिल्कुल, पाकिस्तान हाँ, तो में ये भी हर ईद जगह पे होता हो है। गया, इस तरह के उस पे मौकों जी, पे, जी, जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ पार्डन है उनके पास भी है, वो राजा से बात करे और उनके ओके, ऊपर प्रेशर दिलवाए कि भाई ठीक है, ये सजा हो गई है। क्योंकि अब लीगल प्रोसेस तो शुरू हो गया, उनको लीगल प्रोसेस से ही लाया जा सकता है ना। आप जाके वो थोड़े भेजोगे सैनिक नहीं, जैसे नहीं, कि वो बिल्कुल आप कोई बिल्कुल फ़ौज तो नहीं चढ़ा सकते, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरी तरफ एक तरफ तो ये वाला मसला हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो केरला में हुआ, तो क्या लग रहा है आपको कि वो एक तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड प्लीज़ बता दीजिएगा आप और सेकंड चीज़ ये है कि उसका भी मतलब जुड़ वो रहा है फ़लस्तीन और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट से या कोई इंटरनली वही मतलब कुछ हो सकता है सम टाइम छोटे-छोटे ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं या कोई अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, तो वो कर रहे हैं। केरल में मार्क्सिस्ट की गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। जी, जी। कम्युनिस्ट पार्टी का जो जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो मार्क्स की थ्योरी में विश्वास करते हैं। मार्क्स ने जो भी इंडिया के मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनको दो मैंडेट दिया है मार्क्स ने। नंबर वन कि इंडियन कल्चर सिस्टम ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करो, डिस्ट्रक्ट करो। दूसरा, उसमें यूरोपियन वैल्यू सिस्टम को लगाओ। और तीसरा कि यहाँ पे जो है वो रिवॉल्यूशन के थ्रू एक इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाओ। वो आप समझते हैं मार्क्सिस्ट जो रिवॉल्यूशन है, इगैलिटेरियन, अरे सॉरी, ये बुर्जुआ वर्सेस जी, प्रोलेटेरिएट की जो फाइटिंग है वो उसमें रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो उनका ये है कि जो मार्क्सिस्ट है इंडिया के, वो इंडियन कल्चर ट्रेडिशन को नहीं मानते। वो कहते हैं जी। ये बकवास ट्रेडिशन है, ये हिंदुत्व है, इसको एनाइलेट होना चाहिए, हिंदुत्व की कबर खुदनी चाहिए, हिंदुत्व जो है वो घटिया चीज है। ठीक है ना?
तो जब आपको हिंदुत्व को बर्बाद करना है, यानी भारत की भूमि तो हिंदू की भूमि है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो बिल्कुल गेलेबार सही। का, क्योंकि ये उन्होंने ही डेवलप की है। हर जैसे बेशक, अरबों की भूमि है, बिल्कुल ठीक, यूरोपियन की भूमि है, भारत जो है बिल्कुल वो सही। हिंदुओं की भूमि है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि वो जो थ्योरी है, दो थ्योरीज है जो ना किसी नेशन स्टेट को नहीं मानती। एक कम्युनिस्ट की ओके, थ्योरी है, नेशन स्टेट को नहीं मानती, दूसरी इस्लामिक थ्योरी है, नेशन स्टेट को नहीं मानती। तो पॉइंट ये राइट, कि इन दोनों लोग का टाई अप है। आज आप जब ये बम ब्लास्ट हुआ यहोवा विटनेस के कॉन्फ्रेंस हॉल में, और जो यहाँ पे सिनेगॉग बगल में ही है, यहूदियों का इलाका है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कोचिन जूस जो है, जब जूस का सेकंड एक्सोडस हुआ था तो उसमें से कई जूस इंडिया में भी चले आए थे, और वो ओके, जूस बसे थे राइट, केरल के कोचीन में और मुंबई में। तो आप मुंबई में जाएंगे तो वहां पे जूस का बहुत बड़ा इलाका है, जो सिनेगॉग अच्छा, है, दो सिनेगॉग है, शबाड हाउस है, और भी बहुत सी जी, चीजें। जी, तो ये जो आपका है इलाका, क्या नाम है, जहाँ ये बम विस्फोट हुआ है, 1 लोग मर गए, जी, जी, 50 घायल है। स्टोरी अभी डेवलप करी है, जिसने ये किया उसने जाके सरेंडर भी कर दिया एक आदमी ने। उस आदमी का नाम नहीं पता चल रहा है कि कौन है, ओके, क्योंकि सारे न्यूज़ पेपर यही कोट कर रहे हैं कि द पर्सन देयर इज अ पर्सन हु वेंट टू द पुलिस एंड सेड दैट दिस इज मी हु हैज डन इट, सो आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी। मगर ये एक टेररिस्ट एक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज दे एज पर द न्यूज़ रिपोर्ट ईडी के ट्रेसेस मिल गए हैं, और दूसरे जो सैबोटाज बॉम्बिंग के हो सकते हुँ, थे वो सारी चीजें मिल गई है। तो इट्स नॉट कि कोई गैस सिलेंडर फटा हो या कुछ ऐसा हो, ऐसी चीजें नहीं बिल्कुल है, सही है। सैबोटाज एक्टिविटी। अब स्टोरी डेवलप में, और हमारे जो सीएम साहब थे केरल के, वो उस समय दिल्ली में हमास के फेवर में रैली निकाल रहे थे, ओके, और जो हमास के वो थे लीडर, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर रहे थे। ये आपको ओह! बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात है। राइट, राइट। और अच्छा, उनके घर अब पे आप लोग के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एक तो इस हवाले से भी उनका बताइएगा, और सेकंडली उन्होंने कहा था कि जब से नरेंद्र मोदी साहब ने संभाला हुआ, अब तो 9-10 साल होने वाले हैं कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दौर में या बीजेपी के दौर में, तो टेररिज्म कम हुआ है, 65% से भी ज़्यादा इसमें कमी आई है। तो ये इस हवाले से और थोड़ा-सा उस हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा। देखिए, टेररिज्म जो होता है ना, क्योंकि देखिए आप 150 करोड़ लोगों का मुल्क हो, और बिल्कुल, आपके बिल्कुल। यहाँ सारी आइडियोलॉजीज का स्वागत है। एवरी आइडियोलॉजी इज वेलकम इन इंडिया, यू हैव नॉट ओके, ब्लॉक, किसी आइडियोलॉजी को ब्लॉक नहीं किया। आप कम्युनिज्म लाना चाहते राइट, हो, आप इंडिया को डिस्ट्रॉय करने की भी आइडियोलॉजी लाना चाहते हो, देयर आर आइडियोलॉजीज। वही गजवा हिंद क्या, इंडिया का डिस्ट्रक्शन ही है ना। आप उन आइडियोलॉजीज को भी स्वागत करते हो, उनका भी आप सब खैर मकदम में आ जाइए आप हमारे यहाँ। अब उसमें से कोई अगर इन्फ्लुएंस होके कुछ काम करना चाहता है, वो इन्फ्लुएंस होके कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करना चाहता है, तो इसमें मैं इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता, अगर अनलेस अनटिल ये जी, एक एक स्टेट स्पॉन्सर्ड फॉर्म ना ले ले। क्योंकि कई बार कोई हो सकता है किसी को इसलिए मार दे कि उसकी प्रेमिका उसको मना कर दी है, कोई किसी को इसलिए भी मार सकता है कि मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, उसको जाके गोली मार दे। तो ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं, इनको जब स्टेट संरक्षण देना लगता है तब दिक्कत होती है। जो जिस लिए भी मारा वो दुनिया को, इंडिया को या इंडिया के लोगों को बता दो, इसने ये हत्या की, ये इस वजह से की। क्योंकि ये जी। होते रहेंगे भाई, इतना बड़े 150 करोड़ लोग कम नहीं होते फकर भाई, बहुत बिल्कुल, बड़ा एक बड़ी दुनिया पॉपुलेशन है इंडिया। आबाद है। हाँ भाई, एग्जैक्टली, बहुत बड़ा बिल्कुल, पॉपुलेशन है, तो इसमें कोई कुछ भी कर बिल्कुल सकता सही। है। आप सबको रोक नहीं सकते, इतना बड़ा आप सिक्योरिटी तुरंत, और उसके बाद मुश्किल है, इतना कम होता है, मुश्किल काम है। मुश्किल। और देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज है इंडिया में। कम्युनिज्म है जो कहता है कि हमको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, रिवॉल्यूशन चाहिए, वो भी इलेक्ट हुँ, होकर के आते हैं इंडिया में। तो इंडिया में हर आइडियोलॉजी है भाई। तो और हुँ, उसके बाद एक दो घटना हो जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, पिछली गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि वो जस्टिफाई करने लगे, वो पर्दा डालने लगे, उन्होंने किस जो काम कर रहा था उसको ना होकर के दूसरे को फंसाना शुरू कर दिया। ये ओके, काम नहीं होना चाहिए। जो जो कर रहा है उसको बता दो कि भाई ये हुआ, ये वो ट्रायल होने दो, जिसको जस्टिस मिल रहा है मिल जाएगा। लेकिन तुम किसी और को फंसा दो, कि अगर काम अभिषेक मिश्रा ने हुँ, किया और फखर को फंसा दो आप, तो बिल्कुल, दैट बिल्कुल, फकर भाई इज अ डेंजरस ट्रेंड। वो नहीं बेशक। होना चाहिए। जो जो कर रहा है उसको करने दो। एक आपके पास रॉबस्ट लीगल सिस्टम है, उस लीगल सिस्टम के थ्रू होकर के जाए वो। अगर गलती किया होगा तो पनिशमेंट मिलेगा, नहीं गलती किया होगा तो नहीं पनिशमेंट मिलेगा, बात खत्म। बिल्कुल, पुलिस अपनी वॉच्ड अप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो करती है वो कर ले। दूसरा ये भी एक देख ले कि हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑब्लिगेशन जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर एसेंशियली फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट के हाथ में होता है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का जब अलकायदा कमेटी बनी और उसका 1267 जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, और जैसे मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अगर चैप्टर 7 में पास किया जाए, आर्टिकल 39 के अंडर में ऑफ द यूएन चार्टर, तो वो जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं।
तो इंडिया ने 1267 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो अलकायदा के लिए लिया गया था कि आप टेरर से दुनिया को अब लड़ना होगा, उसको लड़ते हुए इंडिया ने भी अपने यहाँ एक एग्जिस्टिंग लॉ था, यूएपीए कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज ओके। प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए में उन्होंने एक नई व्यवस्था डाली, नया क्राइम क्रिएट किया, उसको कहा गया क्राइम ऑफ टेररिज्म। सो क्राइम ऑफ टेररिज्म यदि कहीं होता है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती, वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाती है, वो यूनियन का मैटर बन जाता है। सही, सही, तो सही, सही। इसीलिए फेडरल चूंकि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है तो होम मिनिस्टर ने और उसको जो इन्वेस्टिगेट करती है उसकी बॉडी का नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। दे ओनली इन्वेस्टिगेट द मैटर पर्टेनिंग टू टेररिज्म। और ओके, एनआईए कर रहा होता है। एनआईए, तो जहां भी टेररिज्म बिल्कुल। होगा पुलिस ना करके उसकी इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल्कुल करेगी। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही है और क्योंकि आजकल हालात ऐसे हुए हुए हैं यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से तो चलें इस रीजन में कुछ नहीं है, लेकिन अलबत्ता जो फ़लस्तीन और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे मेरे ख़्याल में पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो मैंने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट पढ़ा है, ईरान भी है क्योंकि इस रीजन में जितने कंट्रीज़ हैं, तो सब अपनी-अपनी वो कर रहे होते हैं और उसका एक इम्पैक्ट भी मुझे लगता है कि वो नज़र भी आ रहा है। वो ठीक है, वो प्रो हो सकता है, एंटी हो सकता है, वो अलग बात है कि कौन कितना सपोर्ट करता है, कौन कितना मतलब उसके अगेंस्ट है। इज़राइल के अगेंस्ट जा रहा है या प्रो इज़राइल जा रहा है या उनको हमास के अगेंस्ट जा रहा है या फिर फ़लस्तीन या फिर इज़राइल के उसमें जा रहा है, फ़ेवर में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि इस रीजन में हो रही है और बाकी दुनिया में भी हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट देख रहे हैं। खैर एनीवे क्योंकि इस रीजन से ज़्यादा हमारा फ़ोकस रहता है, वैसे तो हम बाकी चीज़ों पे भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन इधर से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान या किसी और हमारी इस रीजन की किसी कंट्री से रिलेटेड चीज़ें होती है या इस पे जो इम्पैक्ट होता है, तो उस पे हम ज़्यादा बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर